स्टार्ट करते थे कोई हर चीज रिकॉर्डिंग में आ सके। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोग क्लास में मौजूद नहीं है, आप लोग चाहे लेट आ जाए करें, थोड़ी देर के लिए आ जाए, कोई स्टार्ट के 15 मिनट ज्वाइन कर ले, कोई आखिरी 15 मिनट ज्वाइन कर ले, जब जिसको जितना वक्त मिले ज्वाइन करें। क्योंकि जब आप इस माहौल के साथ अटैच होते हैं, कनेक्ट रहते हैं लर्निंग के इन्वायरमेंट के साथ, तो आप ज्यादा सीखते हैं। अगर आप सोचते हैं ना कि मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा और मैं कर लूंगा, तो यकीन करें मैं इस वक्त दुनिया में इनकलाब बर्पा कर चुका होता। मैं खुद अपना बता रहा हूँ। मुझे कुछ चीजें जो मेरी फील्ड से इतनी रिलेट नहीं भी करती, लेकिन मुझे शौक है। मेरे पास जो है ना वो काफी किस्म के कोर्सेज मौजूद होते हैं, जो बड़े प्रीमियम किस्म के कोर्सेज होते हैं, जिनके अगेंस्ट मैंने पे भी किया होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार रिकॉर्डिंग्स होती है ना, बंदा कहता है कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, हाँ सैटरडे को सुनेंगे, और यार इतवार को तो मैं सारे ही सुन लूंगा। यकीन करें ना, कभी वो मंगल बुध जुमेरात आए, ना कभी वो हफ्ता है, ना इतवार है। लेकिन यही मैं कभी कभी, मेरा मेरा टाइम का मसला होता है। जो कुछ भी बंदा पढ़ना चाहता है, वो जो फिर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो ज़्यादा रात को ही होती हैं, तो रात को मेरा अपना भी पढ़ाने का है। लेकिन कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ सैटरडे संडे को कोई कोर्स में ज्वाइन कर लूँ। तो जो मैं लाइव ज्वाइन करता हूँ उसमें मैं अपना गोल अचीव कर लेता हूँ। लेकिन जो मैं रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट रहता हूँ, मैं आज तक नहीं कर पाया। ये बड़ा मुश्किल टास्क है जी। तो इसलिए लाइव बेहतर है। मैं उस इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा रहता हूँ। कभी 10 मिनट क्लास ले ली, कभी 15 मिनट ले ली, कभी 5 मिनट ले ली। लेकिन कोशिश होती है, मेरी प्रायोरिटी भी होती है कि मैंने ये क्लास लेनी है। ये थोड़ी सी तकरीर जरूरी है, अब बुरा ना मानिएगा, आप लोगों के फायदे के लिए कर रहा हूँ। अब खैर जी, नोट्स आपके सामने हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है, चले सेल्फ हायरिंग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, और वो तो मैंने उस वक्त भी डिस्कस करने जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेकिन जनाब ये तो इम्पोर्टेंट था, हमने अपना प्रोविडेंट फंड स्टार्ट करना था। और मैंने आपसे पूछना था कि प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है। अभी आपने मुझे बताना है कि प्रोविडेंट फंड है क्या। मैंने तो यहाँ पे टैक्स ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, मैंने तो लिखा ही नहीं कुछ और। मैं तो डायरेक्टली इसका टैक्सेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा। कुछ ना कुछ तो मुझे आपकी तरफ से इनपुट चाहिए ना, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इसमें फुल टाइम स्टूडेंट मेरा ख्याल है शायद ही कोई हो। वो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड है, किसी का टैक्स का है, किसी का अकाउंटिंग का है, किसी का लॉ का है। तो मेरा ख्याल है कि लोग चीज़ों को जानते हैं। एक दो लोग होंगे शायद, एक तो ऐसे भी होते हैं जिनकी फील्ड नहीं होती। हमारे पास कभी मेडिकल के लोग भी आ जाते हैं जो चाहते हैं कि अपनी रिटर्न खुद कर लें। हमारे पास इंजीनियर्स भी आ जाते हैं। हमारे पास यकीन कर मैट्रिक पास बंदे भी आ जाते हैं, और जज्बा इतना होता है कि वो सीख भी लेते हैं। हाँ जी, प्रोविडेंट फंड क्या है? जी शाहिद भाई, हाफिज मोहम्मद साहब, इक्वल कंट्रीब्यूशन है जी एम्प्लॉयर की तरफ से और एम्प्लॉय की तरफ से इन फंड टू रिसीव फ्यूचर बेनिफिट्स। इन्होंने यकीन करें ये छोटी छोटी दो लाइनें लिखी हैं और कमाल कर दिया। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इतना प्रिसाइज कभी भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लोग बड़ी लंबी कहानियां, जनाब बिल में भी नहीं, यकीनन ऐसे ही होता है कि कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से भी, एम्प्लॉय की तरफ से, कंपनी भी, एम्प्लॉयर। लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कंपनी से इसलिए कहता हूँ, जहाँ लोग जॉब करते हैं तो यूजुअली लोग कहते हैं कंपनी। तो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेगी, हम खुद भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और फिर वो पैसा, तमाम एम्प्लॉयज का पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसको आप पूल कह सकते हैं। फिर वो जितना भी पैसा है वो आगे होगा री इन्वेस्टमेंट, उसकी री इन्वेस्टमेंट होगी, री इन्वेस्ट होगा। अब उसके लिए एसईसीपी की गाइडेंस हैं, मौजूद हैं क्लियर, कि आपने उसको ज्यादा रिस्की जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करना, कि ये ना लोगों का पैसा डूब जाए। आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं 20% का, कि उसमें से जो 20% है ना इन्वेस्टमेंट, उसको आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे रिस्क हो। बाकी 80% को आपने, लेकिन यूजुअली क्या होता है, 90-95% उसमें से इन्वेस्टमेंट ऐसी ही होती है जिसको रिस्क फ्री जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। और रिस्क फ्री जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो रिटर्न आता है उसको इंटरेस्ट का नाम दिया जाता है। ऐसे ही है ना, रिस्क फ्री जगहों पे जब इन्वेस्ट किया जाए तो उसके ऊपर आने वाले रिटर्न को, जैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया जाए, जैसे हम जनाब बैंकों में पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए जाए, तो वहां से जो रिटर्न आएगा वो इंटरेस्ट ही होगा ना। फिर उसके अलावा
म्यूचुअल फंड्स में भी जाता है, म्यूचुअल फंड में भी आपको पता है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कहा जाता है, डायरेक्टली स्टॉक्स में भी जाता है, इक्विटी में, उसके अलावा रियल एस्टेट में भी जाता है। ये वो है जहाँ पे रिस्क कम होता है। स्टॉक मार्केट में तो खैर रिस्क बड़ा है, इक्विटी में, लेकिन रियल एस्टेट में भी रिस्क कम था। अब तो खैर बढ़ गया पाकिस्तान में, पिछले सालों में देखा जाए तो कम था। तो ये इसके ऊपर आता है जी रिटर्न। फिर वो रिटर्न भी क्या होता है जी, उसी अकाउंट के अंदर आता है। जैसे मेरा एक, आप अकाउंट समझ लें, बैंक अकाउंट नहीं होता जैसे, इस तरह आप मेरा प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट समझ लें। मैंने जो इन्वेस्ट किया वो भी उसमें, मेरे एम्प्लॉयर ने जो इन्वेस्ट किया वो भी उसमें, फिर वो पैसा आगे फर्दर जहाँ इन्वेस्ट हो रहा है उसके बाद उसके ऊपर जो रिटर्न आता है वो भी उसमें। अब ये मेरा अकाउंट बैलेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे एक आप बैंक अकाउंट खुलवा लें, चाहे करंट अकाउंट ही आप सोचें, और उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जरा जेन से निकाल दें। आप कहेंगे जी मैं हर साल उसमें 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 8 लाख रुपए डालता रहूंगा, मैंने निकालना कुछ नहीं, तो उसका बैलेंस बढ़ता रहेगा ना, ग्रेजुअली एंड स्लोली बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। 20 साल बाद आप निकालें तो आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। और अगर आप उसको री इन्वेस्ट भी करते रहें, एक तो आप उसमें पैसा डाल रहे हैं, उसके बाद आप उसको री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो फिर आप सोचें, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगी। तो अब बेसिकली इसमें कितनी चीजें हुई, इसमें देखें पहले तो एम्प्लॉय का अपना कंट्रीब्यूशन, यानी मैं एम्प्लॉय, मैं खुद कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उस उसको हमने चेक करना है उसका क्या ट्रीटमेंट है। फिर चेक करना है जी इम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को, कि जी मेरी कंपनी जो मेरे बिहाफ पे कंट्रीब्यूट कर रही है वो मेरे लिए बेनिफिट है, बेनिफिट की कैलकुलेशन कैसे करूं। तीसरी बात, वो जो पैसा फर्दर री इन्वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट या रिटर्न, उसकी कैलकुलेशन कैसे करूं, उसके ऊपर टैक्स कैसे देना है। फिर चौथी चीज, वो पैसा इकट्ठा होकर आपको जब भी मिलेगा, हम कहते हैं जी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही कह लेते हैं, जब आपको मिला तो उस वक्त उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। अब ये चार चीजें होंगी, इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और और एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, ये चार चीजें, इनको हमने देखना है। लेकिन एक और फिर इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन आती है। आपके फंड की 3 टाइप्स होती हैं, वैसे तो मेनली दो हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का फंड, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी का जो भी है, प्राइवेट पार्टी का, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड। लेकिन प्राइवेट में फिर फर्दर दो कैटेगरीज हैं। कुछ प्राइवेट इदारों का फंड रिकग्नाइज्ड बाय एफबीआर होता है, अप्रूव्ड बाय एफबीआर होता है, और कुछ का अप्रूव्ड बाय एफबीआर नहीं होता। अब जो अप्रूवल आप लेते हैं एफबीआर से, उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनको मीट करना पड़ता है, उनको फुलफिल करना पड़ता है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिटर्न फॉर्म में, वो आप लोगों ने पढ़ना है, सिंपल है, पढ़ लीजिएगा, समझ आ गए जिंदाबाद, नहीं आए तो जनाब हम हैं आपकी खिदमत के लिए। लेकिन वो सिंपल अंग्रेजी है, पढ़ने वाली चीजें, अगर मैं वो भी क्लास में करवाऊँ तो यकीन करें कोर्स ऐसी चीजें सारी मैं करवाना शुरू कर दूँ ना, कि ग्रेचुइटी किन बेसिस पे अप्रूव होती है, प्रोविडेंट फंड किन बेसिस पे अप्रूव होता है, क्योंकि ये सिंपल पढ़ने वाली चीजें, तो फिर यकीन करें 6 महीने पे कोर्स चला जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ आप लोग खुद पढ़ सकते हो आपको देता हूँ, उसमें यकीनन एक या दो पॉइंट ऐसे निकलेंगे जो आपको नहीं समझ आएंगे, मुझसे आप डिस्कस करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो हम पहले पढ़ रहे हैं जी, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या पढ़ रहे हैं, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब जब आप इसको रिकग्नाइज करवा लेंगे, एफबीआर से अप्रूव करवा लेंगे, तो इसमें फायदे ही फायदे, फायदे ही फायदे, एम्प्लॉय के भी एम्प्लॉयर के भी। लेकिन अभी क्योंकि हम एम्प्लॉय के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो उसको देखते हैं। अब पहला इसमें कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इसमें किस स्टाइल से होता है, किस तरीके से होता है, वो जरा देखिएगा। एम्प्लॉय को लेट से सैलरी मिलनी है 1 लाख रुपए, कितनी, 100,000 पर मंथ, और वही उसकी जनाब ग्रॉस सैलरी या डिडक्शन उसकी कोई अभी है नहीं। मैं पहले लिखता हूँ कि जी उसका 1 लाख रुपया उसकी सैलरी, क्योंकि सैलरी के केस में टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हुए डिडक्शंस अलाउड नहीं ना, इसलिए मैं डिडक्शंस लिख भी नहीं रहा। अच्छा 1 मिनट, इसको बंद कर देते हैं, तो टन 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 चलती रहे। अब लेस करते हैं हम टैक्स,
टैक्स 1 लाख रुपए के ऊपर कितना बनता है, कोई बंदा कैलकुलेट कर सकता है? 15,000 डिवाइडेड बाय 12। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2,000 रुपये लिख लेते हैं एहतियात, जरा राउंड करके। ठीक है, ये कितना बजे, 98। अब इसमें से 5,000 रुपये इस बंदे का कंट्रीब्यूशन चला गया प्रोविडेंट फंड का। अब ये बताएं कि प्रोविडेंट फंड का ये जो कंट्रीब्यूशन है, इम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, क्या इसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी लग चुका है? ये आपने बताना है, फिर आगे चलेंगे। क्या इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है? मैं तो कहता हूँ लग चुका है। क्यों? क्योंकि ये इसका हिस्सा था, ये इसका ये इसका हिस्सा था 1 लाख रुपए का, लाख में से ही आया ना, इसके ऊपर टैक्स लग चुका था क्योंकि पूरे लाख के ऊपर लगा। लिहाजा इसके ऊपर दोबारा टैक्स कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स इम्पोज हो चुका है। और वैसे भी अपनी जेब से जाने वाला पैसा, सर अपनी जेब से जाने वाला पैसा, आज मेरी जेब से ही जा रहा है ना, एम्प्लॉय की अपनी जेब से ही, उसकी अपनी पॉकेट से, तो इसको मैं क्यों टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाऊं? यहाँ से भी लॉजिक नहीं बनती। फिर दूसरी बात, टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाना ही है तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है, तो डबल टैक्सेशन नहीं हो सकती, उसको भी हमने अवॉइड करना है। तो दोनों तरफ से ये बच जाएगा, ये वाली अमाउंट टैक्सेबल इनकम में ऐड होने से दोनों तरीके से बच जाएगी। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिडक्टेड एट द टाइम सैलरी इज पेड टू एम्प्लॉय एंड इज ट्रीटेड एज रिसीव बाय एम्प्लॉय, देयरफॉर इट इज टैक्स्ड। इस बात पे गौर कीजिएगा, इट इज टैक्स्ड इन नॉर्मल वे एंड नो सेपरेट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि इसको दोबारा टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसको दोबारा टैक्सेबल इनकम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिडक्ट हुआ है उस वक्त जब सैलरी पे की गई, तो ये उस सैलरी का हिस्सा था जिसके ऊपर टैक्स लग चुका था, लिहाजा बात खत्म। असल मसला आता है एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन। दिस इज टेक्निकल पार्ट, मोस्ट टेक्निकल पार्ट। ये जो 2 पॉइंट्स है ना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस, मोस्ट टेक्निकल है आज के लिए, जरा इन पे आपकी तवज्जो खास होनी चाहिए। अगर कहीं आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे शोर है या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो प्लीज 10 मिनट के लिए ना बिल्कुल साइड पे हो जाइए, बिल्कुल, हर चीज से अलग थलग, वरना समझ मुश्किल से आएगी। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब एक चीज देखिएगा, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट तो है, मानते हैं ना सब लोग कि वो हमारे लिए बेनिफिट है, बेनिफिट है, तो बेनिफिट्स आर टैक्सेबल, यूजुअली बेनिफिट्स आर टैक्सेबल। लेकिन ये कितना टैक्सेबल होगा, इसके ऊपर उसने लॉ ने कुछ एग्जाम्पशन दी। अच्छा, वो एग्जाम्पशन कितनी? वो कह रहे हैं कि इज एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोअर ऑफ। लोअर ऑफ का क्या मतलब है जी? पहली चीज देखिए, 1/10 ऑफ सैलरी, सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डेयरनेस अलाउंस। डेयरनेस अलाउंस बेसिक का पार्ट ही होता है यूजुअली। इसके हमारे एक दोस्त ने बताया था जी, महंगाई अलाउंस, मैंने पूछा था तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। महंगाई अलाउंस, महंगाई से आपको बचाने के लिए, इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ने के लिए, तो आपकी सैलरी में इंक्रीज आता है हर साल, उसको बोलते हैं डेयरनेस अलाउंस। तो वो कह रहे कि आपकी एग्जेम्पशन होगी इन दोनों में से लोअर, ये दो चीजें दी गई, 1/10 ऑफ सैलरी और 150,000, विच एवर इज लोअर वुड बी फॉर कंसीडर्ड फॉर एग्जेम्पशन। ठीक है, आए चेक करते हैं। अब ये सारा कुछ कर देता हूँ रिमूव। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एनुअल सैलरी ले रहा हूँ एक बंदे की, और फिगर ले रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा। फिगर हम लेते हैं जी, देखिएगा, बेसिक सैलरी कितने की? 1 मिनट, ठीक हो गया। अब एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन।
130,000, ये सारे एज्यूम्ड फिगर्स। अब क्या ये टैक्सेबल है? अगर टैक्सेबल हो ना तो मैं डायरेक्टली इसमें ऐड करूँ और यहाँ पे सम कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे, और मैं कहूँ जी 11,30,000 रुपये, ठीक है। लेकिन ऐसे करना नहीं, कुछ एग्जाम्पशन है तो क्यों ना अवेल करें। जब एग्जाम्पशन है तो क्यों ना अवेल करें। अब इसका क्या करें, क्या इसको पूरे को ऐड करें? पूरे को एक दफा चलेगी, मैं फिर ऐड कर देता हूँ, मैं फिर ऐड कर देता हूँ। 1130 मैंने ऐड कर दी। लेकिन क्या इसके ऊपर टैक्स लगा दूं? नहीं, अभी रुकें, जितनी एग्जाम्पशन है उसको इसमें से रिमूव करें। अब आप क्या चेक करें, एग्जाम्प्ट अप टू लोअर ऑफ 1/10 ऑफ सैलरी बेसिक, मेरे पास बेसिक मौजूद है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ डेयरनेस अलाउंस इसके अंदर शामिल है, वो आएगी 1,00,000 रुपए। और दूसरा 150, लोअर कौन सा है? 100,000, लिहाजा हम उसी को कंसिडर करेंगे। जो हायर है वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, उसको रिमूव कर देंगे। अब क्या करना है, 1,00,000 रुपया इसमें से डिडक्ट होगा, इसमें से लेस होगा, तो बाकी कितना बचता है? ये एक जो है ना बड़ा सिंपल सा तरीका है। बाकी बचता है जी 10,30,000। तो इम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हुआ, इन दोनों का कंपैरिजन कर लें। 1,00,000 तक हमारी एग्जाम्पशन थी और कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वाज 130,000, तो जो ओवर एंड अबव है ना 30,000, वो 10,00,000 रुपए में ऐड हो जाएगा, बाकी 1,00,000 रुपए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आ रही समझ? 10,30,000 रुपये टैक्सेबल, ये तो 10 टैक्सेबल होना ही होना था, लेकिन इसमें से सिर्फ 30,000 रुपीज टैक्सेबल हुए क्योंकि 1 मिलियन एग्जाम्प्ट हो गया। इसके हवाले से क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको असाइन करेंगे, आज क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपने खुद सॉल्व करके रखना है। फिर कल का दिन है प्रैक्टिस का, कल हमारा प्रैक्टिस डे होगा। कल से मुराद है जी नेक्स्ट लेक्चर, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस होगी, आईरिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करेंगे आज थ्योरी को हम ख़त्म करें किसी हद तक, और फिर प्रैक्टिस के बाद जो थ्योरी बचेगी वो फिर बाद में करेंगे, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस सेशन नहीं होना है, ये याद रखिए। अब आपने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को तो देख लिया, मैं इसके हवाले से एक और सिनेरियो आपके सामने रख के ना आपसे पूछता हूँ, ताकि मुझे पता चले आपको समझ आई है या नहीं आई। बेसिक सैलरी 5,00,000 रुपए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 60,000 रुपीज, बिल्कुल मिलता जुलता। अब मुझे बताएं कितना इसमें टैक्सेबल है और कितना एग्जेम्प्ट। लोअर ऑफ 50, 10% इसका, परेशान नहीं होना, इसका 10%, 1/10 या 10% एक ही बात हो। 50,000, और ये 150, 150 हमारे लिए रेलिवेंट है ही नहीं, इसलिए हम इसी को लेंगे। अब आप ये देखें, इन दोनों का सिंपल आप कंपैरिजन कर लें कि यहाँ तक तो थी हमारी एग्जाम्पशन और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है 60, तो इसमें से सिर्फ 10,000 रुपये टैक्सेबल होगा। कितना होगा? 10,000 रुपये टैक्सेबल। चलें, इसको करते हैं रिमूव। मैं उम्मीद कर सकता हूँ अब, क्योंकि ज्यादा लोग मौजूद भी नहीं है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे उम्मीद करता हूँ कि उनको भी समझ आएगी। आगे देखिएगा, आगे जी इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस इज एग्जाम्प्ट अप टू हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी, और सैलरी मीन्स बेसिक प्लस डेयरनेस अलाउंस। यहाँ पे 1/3 हो गया, और एक और चीज का डिफरेंस देखें, वहां पे लोअर ऑफ था, यहाँ पे क्या है, गौर करें, हायर ऑफ 1/3, ये एक चेंज आया। और दूसरा वहां पे 150 था, यहाँ पे कह रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ फंड।
जो फंड का एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, बैलेंस के ऊपर ही जनाब इंटरेस्ट आया होगा ना, तो वो कह रहे हैं उसके ऊपर 16% कैलकुलेट करके देखें, और फिर चेक करें कि टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट। ये यूजुअली एग्जेम्प्ट होता है पूरे का पूरा। ये मैं आपको बता, 1/3 की वजह से, क्योंकि 1/3 हायर हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। बेसिक सैलरी लेते हैं, कलर रेड ही रखते हैं कि वो नजर आता है। बेसिक सैलरी, इस केस में हम लेंगे 6 लाख रुपए। ओहो, 1 मिनट की सैलरी जी, 6 लाख रुपए। ये क्या हुआ जी? पेन ने काम करना छोड़ दिया है। 6 लाख, इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ उसकी अमाउंट है, हम्म, चले मैं चाहता हूँ वो भी टैक्सेबल हो, 2,10,000। और जो बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, वो भी मैं राउंड फिगर ले लेता हूँ, वो 1 मिलियन था, जिसके ऊपर हमने 16% कैलकुलेट करना। कॉमा एक ज्यादा लग गया, ठीक है। 1 मिलियन, इसके ऊपर आप 16% कैलकुलेट कर लें। इसके ऊपर आप 1/3 कैलकुलेट कर लें। ठीक है, आप चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस इज एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ, इसका 1/3 2 लाख रुपए होगा, और इसका 16160 होगा। वो तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, उसको तो अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हायर रिक्वायर्ड है। एक्चुअल है 210। तो अब बताएं, क्या ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? अब मैं सिर्फ इसका पूछ रहा हूँ, ये कितना टैक्सेबल होगा? ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा यहाँ तक, तो क्योंकि एग्जाम्पशन है, इसको निकाल दें, जो डिफरेंस बचता है वो है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे इस केस में। 10,000 वुड बी टैक्सेबल। जी हाँ सब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अब ये दो चीजें ही टेक्निकल थी आज के लेक्चर में, और कुछ मुश्किल नहीं, और जो मैं क्वेश्चन असाइन करूंगा वो भी इनके हवाले से ही। और हम प्रैक्टिस में भी इन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जब आयरस पे करेंगे ना प्रैक्टिस, क्योंकि और कुछ नहीं इतना टेक्निकल इसके हवाले से। ये दो पॉइंट्स जाने के तंग करने वाले होते हैं। 1 मिनट चाहिए, रिमूव, थोड़ा सा तंग कर रहा है। इसका इमीडिएट सोल्यूशन ये हो। आगे है एक्यूमुलेटेड बैलेंस। जब आपको टोटल पैसा मिलेगा तो आप बताएं क्या उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए? वो तो कह रहा है टोटल रिसीट जो है ना, होल ऑफ रिसीट इज एग्जेम्प्ट। क्या इसकी लॉजिक बनती? मैं तो कहता हूँ बनती है, बेहतरीन किस्म की लॉजिक बनती है। क्यों? क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स थे, कंटेंट्स थे ना, उसमें पहला एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था। वो भी जनाब सख्त किस्म के इम्तिहान से गुजरा है, जो टैक्स बनता था वो दे दिया, कसौटी से गुजर गया। अगला, इसके ऊपर भी हमने टेस्टिंग क्राइटेरिया अप्लाई किया एनुअल बेसिस पे। अगर कुछ टैक्स बनता था तो हम देते रहे साथ के साथ एनुअल बेसिस पे, और अगर कुछ एग्जाम्पशंस मिलती थी तो वो एज पर लॉ एग्जाम्पशन थी, और वो हम इंजॉय करते थे। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस, इसको भी हम एनुअल बेसिस पे टेस्ट करते थे। अगर कोई एग्जाम्पशन होती थी तो ये जाहिर सी बात है वो हम ले लेते थे, और अगर कोई टैक्स बनता तो वो हम पे कर देते थे। लिहाजा जब टोटल पैसा इसके अंदर जो मौजूद है वो सारा पाक साफ शफाफ पैसा है, इसलिए जब आपको ये मिलेगा इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक हो गया। आगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन का वो कह रहे हैं, ये टैक्स इन नॉर्मल वे एंड नो सेपरेट कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये उसकी सैलरी से कटता है जिसके ऊपर टैक्स लग चुका होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट वो भी एग्जेम्प्ट, और एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी एग्जेम्प्ट, इसलिए कहते हैं जी पक्की नौकरी ढूंढे, सरकारी नौकरी ढूंढे, समझा करें।
आगे है हमारे पास अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ही फंड है, लेकिन ये रिकग्नाइज्ड और अप्रूव बाय एफपीआर नहीं, या तो इसके लिए कभी अप्लाई नहीं किया गया अप्रूवल के लिए, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पे हम पूरा नहीं उतरते थे, तो हमारी अप्रूवल हुई नहीं। इस केस में भी पहला सेम टेक्स्ट इन नॉर्मल वे, नो सेपरेट कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड। दूसरा देखें, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन फंड बैलेंस, वो ये नहीं कह रहा कि एग्जाम्प्ट है, वो कह रहा है विल नॉट बी टैक्स्ड इन ईच ईयर। अगर एनुअल बेसिस पे टैक्स ले भी लिए ना जालिम, तो हमारा कोई इतना नुकसान नहीं है, लेकिन वो कह रहा है मैं टैक्स लूंगा इकट्ठा करके, जब 60 70 80 लाख रुपया करोड़ रुपया मिलेगा ना तुम्हें, तो मैं तब टैक्स लगाऊंगा, स्लैब रेट भी ठीक ठाक होगा 35 40% का, तब समझ आएगी। वो कह रहा है क्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ फंड होल ऑफ द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन along with interest is taxable। ओए ओए ओए, मैं कहता हूँ जी लग पता जाता है इसमें। इसलिए इम्प्लॉयज को चाहिए अपने एम्प्लॉयर को थोड़ा प्रेशराइज करें, भाईजान इसको सर प्लीज रिकग्नाइज करवा लें। एम्प्लॉयर का भी फायदा है, जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि अगर वो ये रिकग्नाइज नहीं करवाता उसके कितने नुकसान है। खैर जी, आगे आती पेंशन। पेंशन तो सबने पढ़ रखा है, पेंशन होती एग्जेम्प्ट है। पेंशन, पेंशन क्या होती है? पेंशन पे तो लंबी चौड़ी बात करनी नहीं, बचपन से हर बंदे को पता है, मंथली बेसिस पे आपको मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। एनी पर्सन रिसीव्ड, अच्छा, एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कि जो भी आपको अमाउंट एज ए पेंशन मिलती है अपने एम्प्लॉयर से जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर आप जॉब कंटिन्यू रखते हैं ना, तो भाईजान फिर एग्जेम्प्ट नहीं होगी, फिर चार्जेबल टू टैक्स होगी। अब ये एक नया पॉइंट सामने आ गया। लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कंटिन्यू रखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि फिर क्योंकि आपकी इनकम तो बढ़ गई पहले से, पेंशन पे एग्जाम्पशन तो हम इसलिए दे रहे थे, एक बंदा जो लेट सपोज पहले 2 2.5 3 लाख रुपए ले रहा था, अब उसकी पेंशन तो उतनी नहीं है, पेंशन तो खासी कम हो जाती। तो चले यार, उसको हम कुछ और फेवर तो नहीं दे सकते, यही फेवर दे देते हैं कि इसका टैक्स छोड़ दें। लेकिन लेकिन एक बंदा जिसकी पेंशन भी मिल रही है उसको, और साथ में उसकी जॉब भी चल रही है, तो उसके तो डबल मजे हैं, उसको कोई फेवर नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं उसकी पेंशन भी चार्जेबल टैक्स हुई। और फिर एक बंदा जो 2 जॉब्स करता है, बल्कि 2 पेंशन रिसीव करता है, 2 जॉब करता है तो फिर ही 2 पेंशन मिलेंगी। इफ अ पर्सन रिसीव मोर देन वन पेंशन, देन ओनली हायर पेंशन विल बी exempt। एक जगह से पेंशन मिलती है उसको मंथली बेसिस पे 150,000, एक जगह से 100,000, तो जो हायर है यानी कि 1.5 लाख रुपया वो टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट होगा, और जो लोअर है ना 1 लाख, वो सैलरी के रेट्स के मुताबिक टैक्सेबल होगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये क्राइटेरिया इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये 2 पढ़ लें फिर मैं उन पर बात करता हूँ। इफ अ पर्सन एज इज मोर देन 60 ईयर्स, एक बंदा 60 क्रॉस कर गया, यूजली उसको पेंशन फ्री मिलती है, रिटायरमेंट फ्री होती है, देन ऑल पेंशन शेल बी एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अबव मेंशन्ड कंडीशंस। भैया 60 साल से ऊपर की एज में आप 4 पेंशन भी ले रहे हैं ना, तो एग्जेम्प्ट है। आपने जॉब कंटिन्यू भी रखी हुई है तो पेंशन एग्जेम्प्ट है। फिर कह रहे जी पेंशन रिसीव बाय एम्प्लॉय ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फौजी हजरात, फिर कोई फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, उसको पेंशन मिलती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके अलावा पेंशन, ये बताएं पेंशन मिलती किसको है? नहीं, प्राइवेट वाले को तो आप बताएं ना, मिलती क्या है? कुछ भी नहीं मिलती। प्राइवेट का भी अगर एम्प्लॉय हो ना, आप कहते हैं जी उसको भी बड़ी पेंशन, वैसे तो 50,000 रुपये तक वैसे ही एग्जाम्प्ट है ना सैलरी के रेट्स के मुताबिक, चले उसको मिलती है अच्छी खासी बड़ी अमाउंट मिलती है, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में मिलती नहीं, चले मैं कह रहा हूँ मिलती भी है, तो यूजुअली मिलती है 60 साल की उम्र से ज्यादा वाले बंदे को रिटायरमेंट के बाद। तो वो कह रहे हैं 60 साल से ऊपर उम्र हुई ना, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई है चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कोई भी है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फौज से रिटायर हो, फिर तो हर हाल में एग्जेम्प्ट है, चाहे वो 40 साल का रिटायर हो गया, चाहे वो 2 जॉब्स करता था, चाहे वो 3 करता था, चाहे उसने जॉब कंटिन्यू रखी हुई। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना, पेंशन को आपने एग्जेम्प्ट ही समझना है। अक्सर लोग आपने देखा होगा ना, चुप करके पेंशन को एग्जेम्पशन में डाल देते हैं, चुप करके क्या करते हैं, इसको पेंशन को लिखते हैं यहाँ पे, लेट से जी पूरे साल में 12 लाख पेंशन मिली, और 12 ही यहाँ पे एग्जाम्प्ट में लिख दिया, वो कोई टैक्स कैलकुलेट ही नहीं कर रहा। अच्छा जी, चले वो अलाउ नहीं कर रहा, इस टाइम कोई मसला नहीं। खैर हमारा वक्त भी जा रहा है, इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आज लोग काम है,
मैं एक दफा सबके कान में डाल दूंगी जी, प्लीज लाइव क्लास लिया करें। आपने क्या करना है, यहाँ पे 12 लाख लिखना है, यहाँ पे 12, तो वो कोई टैक्स नहीं कैलकुलेट करेगा, क्योंकि एग्जाम्प्ट में भी लिखा है ना, अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो बात खत्म हो जाएगी। ले जी, आज इतना ही है, क्योंकि ये टेक्निकल था, थोड़ा लॉजिकल भी ज्यादा था। मैं क्वेश्चन भी आपको साइन करूंगा, वो भी आपने देखना है, ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो उसको आपने सॉल्व करके सोल्यूशन मेरे साथ शेयर करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ प्रैक्टिस होगी, सिर्फ सिर्फ आयरस, आप और मैं, बस। चौथा कोई नहीं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। फिर मुलाकात हो। फी अमान अल्लाह, अल्लाह के अमान। कोई सवाल हो तो जल्दी आ जाया करें, पूछ लिया करें, पहले 10 मिनट सवाल जवाब के लिए। ठीक है जी, ये भी मैं अनाउंस कर रहा हूँ आज।